ठीक, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसफरेबल स्किल लास्ट टाइम ये किया था। हाँ ये कर लिया था। ठीक है, इसके आगे है, ये है मेंटेनेंस। तो ये लास्ट स्टेज होती है मेंटेनेंस, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेजर जो आपकी क्या कहते हैं एफर्ट होती है ना, वो मेंटेनेंस में। ये चार तरह की दी हुई है: करेक्टिव, परफेक्टिव, अडॉप्टिव और प्रिवेंटिव। इसको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पुरानी मेंटेनेंस। इसको जरा क्विकली गो थ्रू कर लो, फिर हम इसको डिस्कस कर लो। ठीक है सर। समझ में आ गया तीनों डेफ, करेक्टिव और जी। परफेक्टिव और ये फर्दर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। करेक्टिव मेंटेनेंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर और डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर और सिस्टम आफ्टर दे हैव बीन डिप्लॉयड और ड्यूरिंग टेस्टिंग। ये सिंटैक्स एरर निकालेंगे, लॉजिकल एरर निकालेंगे, रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इट एम टू एड्रेस इशू दैट हिंडर द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस। क्योंकि अब यूजर आपको बताएगा ना कि भाई ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो देयर बाय इंश्योरिंग दैट सिस्टम ऑपरेट एज इंटेंडेड एंड मीट यूजर एक्सपेक्टेशन। क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी एरर आएंगे कि अब आप एक्चुअल डेटा डिप्लॉयड का मतलब है कि वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल कर दिया आपने सॉफ्टवेयर, अब एक्चुअल डेटा इंसर्ट करके उसको चेक कर रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट, क्योंकि पहले आपने डमी डेटा डाल के इंसर्ट करके इसको चेक किया था, उस हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन जब एग्जैक्ट डेटा डाला गया, उसको लोड आया, तो उसने उस तरह बिहेव नहीं किया, स्लो हो गया क्या, ठीक है, ड्राइवर कुछ भी इशू हो सकते हैं। अब आप यूजर से पूछते चले जाते हैं कि भैया ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, वो करेक्ट करते चले जाते हैं। ये अडॉप्टिव आ गया। अडॉप्टिव कहते हैं चेंजेस को, कि इन द मीन, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अब आप यूज़र को जब 5-6 महीने लगाएंगे, यूज़र को ट्रेन करेंगे, उसको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देंगे, इन द मीन टाइम भी चेंजेस आ चुके हैं। जैसे लॉ चेंज हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, अब उनको अडॉप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस वर्जन, आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज हो गया, डॉक्यूमेंटल इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू सॉफ्टवेयर इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिकेशन चेंज। कुछ आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट आ जाती है, दैट इज अपडेट टू बिजनेस रूल चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर को अमेंड करना है। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, तो कुछ आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो चेंज कर दी, उसको अडॉप्ट करना है। यदि इंश्योर द सॉफ्टवेयर रिमेन अलाइन विद करंट रिक्वायरमेंट, जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड यानी गवर्नमेंट को रूल लेकर आ गई, मेंटेनिंग इट्स इफेक्टिवनेस एंड रेलिवेंस ओवर टाइम। जैसे टैक्सेस चेंज हो जाते हैं एवरी टाइम, हर दफ़ा बजट आता है, नए टैक्सेस अप्लाई हो जाते हैं, तो वो आपने इसमें, ठीक है। ठीक है। Perspective involve enhancing software functionality and efficiency to meet new or change user का। तो यूजर भी अपनी कोई नई रिपोर्ट्स आ जाती हैं, नई रिपोर्ट बनवानी होती है, उसके हिसाब से वो पेजेस करवा रहा होता है। अब जैसे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग न्यू फीचर, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, ऑप्टिमाइजिंग कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि यार कोड को स्मॉल कर दो। अगर कोई कोड 10 लाइनों में आपने लिखा है, उसको 5 लाइनों पे लिया, ताकि वो लेस टाइम में प्रोसेसिंग को परफॉर्म करे। क्योंकि ये हर वक्त, यानी जो कंप्यूटर जो डेवलपमेंट है ना, एवरी टाइम चेंज आ रहा है, ठीक है, एवरी टाइम इंप्रूवमेंट आ रही है, उसको अडॉप्ट करना, अडॉप्टिंग द सॉफ्टवेयर टू इन्वॉल्व यूजर नीड्स एंड, यानी फर्दर परफेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसके अंदर फर्दर परफेक्शन ला, ठीक है, यानी फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व प्रोएक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एरर एंड इश्यू बिफोर दे अगर। तो ये अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे, पेपर 4 में होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। समटाइम होता है वो एरर एरर दे देता है और प्रोग्राम वहाँ पे हॉल्ट हो जाता है।
तो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम कहीं पे भी हॉल्ट आए, मैसेज आए, पर एक मैसेज आए। अगर कोई कोड कहीं पे जाके परफॉर्म नहीं कर रहा, बजाय इसके कि वो हॉल्ट हो जाए, तो वहाँ पे कोई मैसेज शो कर। दिस इंक्लूड रेगुलर कोड रिव्यूज, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी ऑडिट्स, बैकअप प्लानिंग एंड अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट टू एनहांस रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये तीन चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिक्योर हो, स्टेबल हो और रिलायबल। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। अब ये एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर तो पढ़ा होगा, यानी जो लैंग्वेज जब सेमी कॉलन लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, जी स्पेलिंग मिस्टेक, कमांड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको गो थ्रू कर लो फिर आगे। ठीक है। ये है लॉजिकल एरर, जिसमें प्रोग्राम तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आउटपुट रॉन्ग होगा। यानी आप प्लस करना था माइनस कर दिया, डिवाइड करना था मल्टीप्लाई कर दिया, काइंड ऑफ। तो ये आप जब डिफरेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे, टेस्ट, वो आगे टेस्टिंग आएंगी, बहुत सारी टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, तो उसमें ये फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है सर। पढ़ लिया। जी पढ़ लिया। फिर ये रन टाइम एरर है, तो ये प्रोग्राम तो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो क्रैश कर गया, मतलब हॉल्ट हो गया। ठीक है, उसके पीछे कोई भी इशू हो सकता है, हार्डवेयर इशू हो सकता है, whatever। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राइंग टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट आउट ऑफ इट्स बाउंड। ठीक है, तो डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रन टाइम एरर है, यानी कि प्रोग्राम हॉल्ट हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग। तो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंटर पढ़ेंगे ना, पॉइंटर में क्या होता है कि हम एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो यानी काइंड ऑफ एरर है। अब ज़ाहिर है वो एड्रेस आपको एक्सेस नहीं होगा, तो नल पॉइंटर, यानी पॉइंटर क्या करता है, वो रेफरेंस जनरेट करता है। जैसे आप किसी, आपने किसी दोस्त के पास पहुंचना तो आपको उसका एड्रेस लोकेट नहीं करना, लेकिन उसने आपको बताया कि आप एक किसी मस्जिद पहुंच जाना, किसी उसके नीचे कोई मस्जिद है, मस्जिद वालों से पूछ लेना, और कोई शॉप होगी उससे पूछ लेना, यानी आप रेफर करते हुए पहुंचे, तो उस चीज़ को पॉइंटर हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी मेमोरी, जब भी आगे पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, ये आपके पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है, पेपर 4 में भी है, तो लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को हैंडल करते हैं ना, तो वहाँ पे ये फर्ज करने के किसी एड्रेस को लोकेट नहीं कर पा रहा, तो प्रोग्राम हार्ड हो जाएगा इन दैट केस, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है। ये उसको आपको डिटेक्ट करेंगे। अब ये टेस्टिंग आ गई, एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बल्कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले मॉड्यूल टेस्टिंग भी होती है। अब जैसे लिखा है, एज द प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर यूज्ड। तो आप ये टाइप मेंटेनेंस के टाइम पे, यानी मेंटेनेंस से पहले जो भी है इसको टेस्ट कर रहे थे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, इज द डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ हाउ ईच प्रोसीजर वर्क। यानी इसको टेक्निकल लोग जो होते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, वो अपनी टीम बनाते हैं भी, आपने टेक्निकली इसको टेस्ट करना है ईच लाइन ऑफ कोड। दिस इन्वॉल्व टेस्टिंग द स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ एवरी पाथ थ्रू अ प्रोग्राम। यानी हर टीम अपने अपने मॉडल को चेक कर रही होती है, टेस्ट कर रही है। तो ये टेस्टर भी अलग रखो, ये वो नॉर्मली कोशिश किया जाए, क्योंकि जिसने बनाया होता है ना उसके माइंड में एरर नहीं आए, वो समझेगा सब सही चल रहा है। लेकिन अब किसी और को बिठाया जाएगा, चेक करो कि सॉफ्टवेयर उसी तरह चल रहा है, कोड को रिव्यू करो, कोड में क्या इशू है। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए आप किसी को भी बिठा दो, बस उसको रिक्वायरमेंट देते हैं, उसको नहीं आ रहा है, ये डाटा इनपुट करो, चेक करो कि ये ये वाली, ये जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं। And इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, इसको कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन चेक कर सकता है, जिसको आपने ये टास्क असाइन किया, और उसको ट्रेन करना होता है कि उसने कौन सा डेटा है कैसे इनपुट करना है, और आउटपुट आपको वेरीफाई करना है कि वही आउटपुट आ रहा है जो आप, जो हमने आपको बताया। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले मॉड्यूल टेस्टिंग होती है, क्योंकि आपने 5-6 मॉड्यूल एक साथ बना रहे हैं, हर मॉड्यूल को आपने इंडिविजुअली टेस्ट करना है।
जब हर मॉड्यूल यानी हर मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फिर उनको इंटीग्रेट किया जाए। यानी अगर आपने 5 मॉड्यूल बनाए, पांचों को इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद दोबारा चेक किया जाए, एज ए होल चेक किया जाए। तो इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब है कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया। 5-6 मॉड्यूल थे, सॉफ्टवेयर आपने पूरी 5-6 मॉड्यूल बनाया, उसको कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद आप चेक करें। Correct? It is the testing of any separately written module to ensure that they work together. पहले सेपरेटली चेक टेस्ट किए, जिसको हम मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं। फिर आपने कंबाइन करके चेक किया ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस पे आप चेक करते थे। इफ एनी ऑफ द मॉड्यूल हैव नॉट बीन रिटन येट, दिस कैन इंक्लूड स्टेप स्टेप टेस्टिंग। तो एक डमी टेस्ट बना दिया विच मेक यूज ऑफ डमी मॉड्यूल फॉर टेस्टिंग पर्पज। हो सकता है आपने 6 मॉड्यूल बनाने थे, 5 आपके बन गए, छठा वो वर्किंग स्पेस वर्किंग मोड में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसका एक आपने एक आर्टिफिशियल बना के मॉड्यूल या डमी मॉड्यूल बना के उसको चेक कर लिया कि ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये उस तरह का होगा। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं ये सारा आपका ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो रहा है। जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था, प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीट टेस्टेड एज ए होल। एक होता है अल्फा टेस्टिंग, यूज फर्स्ट द कंप्लीटेड और नियरली कंप्लीट प्रोग्राम इज टेस्टेड इन हाउस बाय द डेवलपमेंट टीम, इसको दोबारा चेक करती है इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। फिर आपने सुना होगा बीटा वर्जन आता है, किसी भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है उसका एक बीटा वर्जन आता है, सुना है आपने? जी। बीटा वर्जन क्या होता है, पब्लिक को कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को ना ये सॉफ्टवेयर इशू किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप चेक करें, प्रोग्राम को चलाएं, तो जब भी चलाएं मतलब आप बताएं इसको क्या बग आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो एक जनरल परस्पेक्टिव आप गैदर करते हैं, यानी इस तरह का आप कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हमेशा एक बीटा वर्जन, कभी भी जब भी वो नया वो ऑपरेटिंग लॉन्च करता है या एमएस ऑफिस लॉन्च करता है, उससे पहले एक बीटा वर्जन रिलीज करता है। तो नेशनल लॉन्च करने से पहले, ओवरऑल लॉन्च करने से पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च करता है, ताकि उन्हें फर्दर आइडिया हो जाए कि इसके अंदर और क्या लूप हो रहे हैं। क्या आपकी टीम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, आपने जितने टेस्टर रखे हैं वो भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाती। इन दैट केस क्या होता है कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वरना क्या होगा कि आपके गुडविल खराब हो जाएगी। तो आप पहले बीटा वर्जन लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले भी करते हैं बीटा टेस्टिंग, देन यूज द कंप्लीटेड प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर बिफोर इट इज जनरली। ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का कहते हैं कि चेक करो ये सॉफ्टवेयर उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है जो कि है यूजर। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। अब आपका जो यूजर है, क्लाइंट है, वो जब तक वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं करेगा वो आपको पैसे पूरे रिलीज नहीं करेगा। तो आप उससे टेस्टिंग करवाते हैं। Acceptance testing is that then used for completed program prove to the customer that it worked as required in the environment in which it will। यूजर पे साइन करके देगा ठीक है भाई, हाँ ये सॉफ्टवेयर हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट को पूरा कर, ठीक है, अभी 99% रिक्वायरमेंट पूरी कर। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम, तो उसके बाद जब वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब है कि अब वो आपके सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाइड है, दे विल वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर, और जो भी रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको करेगा। ठीक है, पेमेंट एक साथ नहीं होती, ग्रेजुअली होती। ठीक है। ठीक। अब ये जरा डिटेल में किया, ये जरा कुछ ठीक है।
ठीक ठीक सर, ये थर्ड पॉइंट को जरा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, कौन सा ये वाला? ये वाला? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। हाँ, तो वो देखो, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन यानी पीछे हमने पढ़ा था ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन कब होगी? जी जब सारे मॉड्यूल 100% काम कर, लेकिन सम टाइम होता है कोई एक मॉड्यूल को 10% रह गया, 20% रह गया, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई जितने जो हो गए उन्हें तो पहले गैदर कर लें, उनको तो चेक कर लें कि वो वर्क टुगेदर हो रहे हैं कि नहीं। अब वो जो रह गया उसकी जगह पे ये एक डमी मॉड्यूल बनाया जाता है, जिसको स्टब टेस्ट, स्टब टेस्टिंग कहते हैं। अब वो चेक कर रहे होते ठीक हैं है। क्योंकि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड कर रहा है, तो मॉड्यूल आपस में डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। बनाए इंडिपेंडेंट ही आते हैं, लेकिन वर्किंग तो उन्होंने डिपेंडेंट ही करना होता है। अब जैसे वर्ड की एग्जाम्पल ले रहे हो, पूरा वर्ड बना दिया। अब जो अब जैसे बोल्ड है, अब बोल्ड की कमांड नहीं बनाई, ज़ाहिर है वर्ड आपके लिए बेकार हो जाएगा। जिन्हें आपने आपने उसका कोई डमी मॉड्यूल बना के चेक कर लें कि बोल्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है। है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं डिपेंडेंसी मैनेजिंग डिपेंडेंसी ऑन इनकम्प्लीट मॉड्यूल। तो जो चेक करते हैं कि जो इनकम्प्लीट मॉड्यूल है, तो बेसिकली उसी की जब उसका टेस्टिंग कर रहे हैं ना, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है।
ठीक। 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 अच्छा, अब ये है स्टेप वाइज रिफाइनिंग सॉरी, इसको हम डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है ना बहुत लार्ज होता है, तो हम उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, यानी जितने भी पॉसिबल मॉड्यूल हो सकते हैं बनाते हैं, या यूँ कह लो कि एक प्रॉब्लम को हम इतना ब्रेक डाउन करते हैं जो एटमिक हो। एटमिक का मतलब है कि फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता। प्रॉब्लम जितनी भी एटमिक हो जाएगी उतना ही आपके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, ये जरा क्लोज हो जाए। ठीक है। ठीक। ठीक। ये यहाँ पे एग्जांपल दी कि हर प्रॉब्लम को, यानी एक गेट नंबर की प्रॉब्लम, ये मेन मेन को कॉल किया। ठीक है, हमने ब्रेकअप कर दिया ना प्रॉब्लम, एज ए होल सॉल्व नहीं किया, डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व, यानी स्पेसिफिक कर। अब ये एक फंक्शन है कि बस ये कैलकुलेट सम का काम करता रहेगा, ये फंक्शन है कैलकुलेट एवरेज का काम करता है, ये फंक्शन है नंबर इनपुट लेने का काम करता है। ये जो भी इसकी लॉजिक है यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइन। ये एग्जाम्पल, सर जरा फ्लोट का मीनिंग याद करा दो। फ्लोट
वो जो फोर्थ लाइन ऑफ अच्छा कोड में है ना, हाँ, अच्छा वो नंबर इक्वल्स। ये असल में पाइथन का प्रोग्राम है ना, तो पाइथन में हम डेटा वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते ना। अब नॉर्मली क्या होता है, पाइथन जो इनपुट लेता है ना वो स्ट्रिंग में लेता है। ये जो इनपुट है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्म, यानी जब भी इनपुट लेगा स्ट्रिंग में लेगा, तो हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना है। ठीक। फ्लोट रियल को डील करता है तो इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब इनपुट ये इनपुट स्ट्रिंग में होगा लेकिन ये उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में स्टोर कर देगा। और यहाँ जो फर्दर वर्किंग करनी होगी वो होगी, कैलकुलेशन हो उसके लिए आपको या तो इंटीजर नंबर चाहिए या फिर फ्लोट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, तो हम उसको कन्वर्ट करना पड़ता है तो इंटीजर में या फ्लोट, अगर कोई कैलकुलेशन करना हो। अच्छा, तो आपने जो प्रोग्राम कोड होता है उसको जैसे भी हमने स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ा था ना, याद है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, तो हर मॉड्यूल के पीछे वो सब रूटीन है। ये जो सब रूटीन है, या तो आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे वो फंक्शंस, या तो फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब लेकिन सब रूटीन विच कैन बी फंक्शन और प्रोसीजर। सब रूटीन का मतलब जैसे पीछे भी हमने मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। अब ये एक सब रूटीन, गेट नंबर इज अ सब रूटीन। ठीक है? और अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ ये रिटर्न कर रहा है, जिसका मतलब ये फंक्शन है। ये भी रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन है। ये भी रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अगर ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इस प्रोसीजर है, प्रोसीजर को नॉर्मली हम कॉल कर रहे हैं। आपकी जो सब रूटीन है या तो फंक्शन होगी या प्रोसीजर होगी। ठीक है, यानी सब रूटीन विच कैन बी फंक्शन और प्रोसीजर प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोग्रामिंग एरा प्राइमरी परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंट ऑपरेशन। तो सब रूटीन बनाते इसीलिए कि हम तो ना हर काम के लिए एक सब रूटीन बनाते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब है कि कंटिन्यूसली वो एक ही काम करें, इसीलिए हम बजाय हर दफ़ा कोड लिखे हम एक ही दफ़ा कोड लिख देते हैं, हमें सिर्फ कॉल करना होगा उसको। एग्जाम्पल के लिए परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, पर्पज क्या है, सब रूटीन इनकैप्सुलेट ऑपरेशन दैट आर यूज मल्टीपल टाइम विद इन अ प्रोग्राम। अब जैसे अब बोल्ड है, अब वर्ड के अंदर बोल्ड है, एक्सेल के अंदर बोल्ड है, पावर के अंदर बोल्ड है, उसका कोड एक ही है, बस कोड एक दफ़ा बना दिया, उसी को वर्ड में यूज़ कर लिया, उसी को एक्सेल में यूज़ कर लिया और उसी को पावर पॉइंट में यूज़ कर लिया। फिर काम क्या होगा, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे, पीछे प्रोग्राम कोड चल रहा है। ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन। बार बार हम कोड का कोड हमने एक ही दफ़ा बनाया है, उसी को हमने एक्सेल में लगा दिया, फिक्स कर दिया, उसी को पावर पॉइंट में लगा दिया, उसी को हमने वर्ड में लगा दिया, मेकिंग द प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड मेंटेन। सब रूटीन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यानी हर दफ़ा ये सब रूटीन जो है ना फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। सेकंड पर्पज होता है रीयूजेबल कोड। सब रूटीन बनाने का मतलब क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। पर्पज क्या है, सब रूटीन कैन बी रीयूज अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम। अगर आप वही वाली बात बोर्ड वाली, कि मैंने बोर्ड का कोड बना दिया, इटैलिक का कोड बना दिया, उसको मैं वर्ड में भी यूज़ कर सकता हूँ, पावर पॉइंट में भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेस में भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे वहाँ दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उस सबरूटीन को उठाया और उसके साथ लिंक कर दिया पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ या पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ। बेनिफिट क्या, सेव टाइम एंड एफर्ट। यार मैं एक दफ़ा मैंने बोल्ड का, टैली का, अंडरलाइन कोड बना दिया, मैं हर दफ़ा हर प्रोग्राम में नहीं बनाऊँ, मैं एक दफ़ा बना दिया, मुझे पता है ये बार बार यूज़ होता है, मुझे बस इनको अटैच करना है, कॉल करना है। इन राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्रोग्राम्स। अच्छा, एग्जांपल क्या है, सब रूटीन फॉर सॉर्टिंग एन एरे। हर दफा एन एरे को सॉर्ट करना, दैट कैन बी रीयूज इन वेरियस प्रोग्राम रिक्वायरिंग सॉर्टेड डेटा। एवरी टाइम सॉर्ट करता हूँ, तो बार बार सॉर्ट का फंक्शन तो कोड तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही दफा बनाऊंगा, उसको रन कर दूँ और वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक। मॉड्यूलैरिटी, ज़ाहिर है वो अगेन के एज ए होल प्रोग्राम तो डेवलप नहीं हो सकता, उसको डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दो ताकि हम मॉड्यूल को एड्रेस करें, और जब मॉड्यूल सारे वर्कआउट हो, वर्केबल हो जाए, तो फिर उनको गैदर कर दिया और उसके बाद वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। पर्पज क्या है, ब्रेकिंग डाउन अ प्रोग्राम इनटू अ सबरूटीन इनहैंस मॉड्यूलैरिटी। प्रॉब्लम को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, इतना ब्रेक डाउन कर दिया कि वो एटॉमिक हो। और बेनिफिट क्या है, मेक द प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज, मैनेजेबल एंड ईजियर टू डीबग। अब मुझे पता है, जैसे हम पीछे जाते हैं, अगर कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे 3 मॉड्यूल बने हैं, एक गेट नंबर का मॉड्यूल है, एक कैलकुलेट का है और एक कैलकुलेट एवरेज का। तो अगर कोई इशू आएगा तो मैं इसको चेक करूँ, मैं इस पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं करूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल।
चेक करो। तो जिस मॉड्यूल में जो इशू आएगा उसको उसी मॉड्यूल को जाके एड्रेस करें, पूरे प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत है। ठीक है। ठीक। फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग, अब जा रहे मॉड्यूल टेस्टिंग, तो यही बेनिफिट है ना, मैंने हर मॉड्यूल को अलग अलग, मॉड्यूल ए को अलग चेक किया, टेस्ट किया, मॉड्यूल बी को अलग किया, सी को अलग किया। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम आपका रोबोस्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आइसोलेटेड सबरूटीन आर इजियर टू टेस्ट इंडिपेंडेंट। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट। अगर वो सारी सबरूटीन सर मिक्स हमने होंगी, फोर्थ एंड फिफ्थ कर लिया। तो फिर चलेगा क्या? एक सेकंड। हाँ, हाँ मॉड्यूलैरिटी कर रहे थे ना अपन। तो इसका तो मैं आपको बता रहा था ना पीछे, कि हम प्रॉब्लम को डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करके उसके बाद चेक करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल की सेपरेटिंग डेटा इनपुट अलग मॉड्यूल होगा, प्रोसेसिंग अलग मॉड्यूल होगा, आउटपुट इनटू डिफरेंट सबरूटीन ये अलग मॉड्यूल होगा। तीन मॉड्यूल तो यहाँ बन गया। तो ये हर मॉड्यूल को आप सेपरेटली एड्रेस करेंगे, उसके जो भी एरर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेपरेटली चेक करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी एंड मेंटेन। तो अभी देखें ना, पीछे अगर फिर जाएं तो हमें इसको रीड करना है। अगर मैं पूरा प्रोग्राम बना दूंगा तो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम। अब इससे क्या होगा, आपकी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, आप एरर को डायरेक्टली रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट। तो ये लिखा है पर्पस सब रूटीन हेल्प टू एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसकी एग्जांपल होती है जैसे गाड़ी से एग्जांपल देते हैं ना, आपका कंसर्न है व्हीकल को ड्राइव करना। आपका कंसर्न ये नहीं है कि व्हीकल के पीछे इंजन काम कैसे करता है। ठीक है ना। करंट सब रूटीन हेल्प टू एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो इंटरनल वर्किंग है उसको ये हाइड कर देता है, इंप्रूविंग द प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी। तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बेनिफिट क्या है, सिंप्लीफाई मेंटेनेंस एंड अपडेट्स एज चेंजेस कैन बी मेड इन वन प्लेस। अगर आपने कोई कोड बनाया हुआ है, रील सब रूटीन बनाई हुई है, और बहुत सारी सब रूटीन बनाई हुई है डिफरेंट पर्पज के लिए, तो जिस सब रूटीन में चेंजेस करनी होगी बस उसी को हम जाके चेंज करें, ना कि एवरी सब रूटीन को जाके चेक करें। अब जैसे एग्जांपल, सब रूटीन टू हैंडल फाइल आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मेकिंग द मेन फ्रॉम लॉजिक क्लियर। तो इन्होंने एग्जांपल दी, जैसे आई ऑपरेशन को जाके देखना है, तो फिर हम उसी को देखेंगे, पूरे प्रोग्राम को नहीं चेकआउट करेंगे। जहाँ पे फाइलिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है बस उसी को जाके चेक करेंगे कि ये मेन प्रोग्राम के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ बेटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इनकैप्सुलेट का मतलब होता है, यानी जैसे कैप्सूल होता है टैबलेट, तो अब उसके अंदर जो भी उसका इंग्रेडिएंट होता है उसको कैप्सूल में क्लोज कर देते हैं। कैप्सूल जो है वर्कआउट कर रहा होता है, इस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है। पर्पस सब रूटीन क्या है, इनकैप्सुलेट स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल। इंप्लीमेंट कैसे किया गया उसको हाइड कर देगा। ठीक है, आपको वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको रन करेगा। बेनिफिट क्या है, प्रमोट डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो यूजर को डेटा काम कैसे कर रहा है, पीछे लॉजिक कैसे लगाएगी, उससे कोई कंसर्न नहीं। यूजर को कंसर्न है कि उसका सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, मेकिंग द प्रोग्राम लेस प्रोन टू एरर। एग्जाम्पल दिया, सब रूटीन फॉर डेटाबेस एक्सेस, encapsulating all the connection and query detail। क्यूरी, हम सिर्फ क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी डेटा सर्च कैसे करती है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमें सिर्फ ये दिया गया है टूल कि आप क्यूरी लिखें, क्यूरी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को शो करेगी, लेकिन आपको इससे कंसर्न नहीं हो जाए क्यूरी प्रोसेसर काम कैसे करे। दैट इज इनकैप्सुलेशन। अगेन वही बात कि आइसोलेटेड सबरूटीन का मतलब है कि आपने हर टास्क के लिए एक सबरूटीन बनाई हुई, सेपरेटली बनाई हुई है, उसको एड्रेस करना आपके लिए बहुत ईजियर टू टेस्ट इंडिपेंडेंट। ये होता है क्या, एनहेंस रिलायबिलिटी बाय अलाउइंग थारो टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसमें हम कहते हैं यूनिट टेस्ट फॉर इंडिविजुअल सबरूटीन इंश्योर ईच वन वर्क करेक्टेड बिफोर इंटीग्रेटिंग दैट। तो हम सारी सबरूटीन को चेक कर लेते हैं, यूनिट टेस्ट कहते हैं इसको, कि ये रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। अब ये यानी इसका इशू जो है इंटीग्रेशन के टाइम पे नहीं आ रहा है। अगर इंडिविजुअली काम नहीं कर रही तो इंटीग्रेशन में और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, इसलिए हम यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि आपने ये वाला जो प्रोग्राम कोड लिखा है 5 लाइनों का,
इसको भी चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं यूनिट टेस्ट। ठीक है ना, हर मॉड्यूल को आप चेक करें, हर सब रूटीन को चेक करें, अलग अलग चेक करें, फिर एज ए होल चेक करें। ये समरी को थ्रू करो। हाँ भी पढ़ लिया। जी पढ़ लिया। ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है सर। और पेपर वन शुरू कर दें फ्राइडे से। जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।